अब की बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियों की। जी हां, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम दलों ने अपनी कमर को कस लिया है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, हर दल वोटर्स को रिझाने के लिए रणनीति उन्होंने बनानी शुरू कर दी है। अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी की नजरें पिछड़े वर्ग पर भी हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू करने जा रही है। पार्टी नेता राजपाल कश्यप के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कानपुर से राजपाल कश्यप के नेतृत्व में सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के दिन फतेहपुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन खत्म होगा और इसके अलावा कल ही अखिलेश यादव ने पार्टी का प्रचार सॉन्ग काम होगा रिलीज किया है। इसके अलावा कांग्रेस भी मिशन यूपी के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस आज से बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। महंगाई, किसान, बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस इसके तहत 403 निर्वाचन क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा और जल्द ही लखनऊ में कांग्रेस एक महासम्मेलन भी करने जा रही है। इससे पहले कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ब्रज क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक कर विधायकों और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने देखा, चेक किया है बकायदा, किसने कितना काम अपने क्षेत्र में किया है और जनता उनसे कितनी खुश है। बीजेपी की पूरी नजर टॉप लीडरशिप की। जेपी नड्डा ने इस बैठक पे बड़ा संकेत दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नड्डा ने संकेत दिया कि इस बार नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों और विधायकों यानी कि खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों और विधायकों का टिकट कट है, पत्ता कट जाएगा। इसके अलावा बीएसपी भी ब्राह्मण वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए पूरी कवायद कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, क्योंकि नाम बदलना पड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वोटर्स को लुभाने का काम हो रहा है और साथ ही बीजेपी की राह थोड़ी सी अलग है। बीजेपी अब इन सबसे आगे निकलते हुए जिन सांसद विधायकों ने काम किया है, मंत्रियों ने, उनका पत्ता कटेगा। जिन्होंने नहीं किया है और जिन्होंने अच्छा किया है उनको इनाम भी मिलेगा टिकट के रूप में। इसी पर आज हम बहस करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब की बार किसका उत्तर प्रदेश, ये है बड़ा सवाल। डॉक्टर अजीज खान को आप देख पा रहे हैं, स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी, और गौरव कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी और गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले लखनऊ से रुक कर लेते हैं और मानस आपके पास आ रही हूं। मानस, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है बीजेपी थोड़ी सी आगे है। बीजेपी अब रिपोर्ट कार्ड चेक कर रही है, कल चेक भी किए गए हैं, यानी कि सीधा मतलब साफ है कि जिन्होंने काम नहीं किया है उनका पत्ता कटेगा इस बार, और जिन्होंने काम किया है उनको इनाम मिलेगा बीजेपी की तरफ से। राइट मानस? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो निश्चित तौर पर जब वो आम लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो उनसे पूछा भी जाएगा कि आखिर आपने इन 4.5 सालों में, 5 सालों में काम किया क्या किया है। वो भी तब जबकि लगातार समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और ये आरोप लगा रही है बार बार कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कोई खास काम नहीं किया, बल्कि जो काम समाजवादी सरकार में हुए थे उन्हीं कामों का उद्घाटन किया गया, उन्हीं कामों का जो शिलान्यास हुए थे उनका बाद में लोकार्पण किया गया। तो अभी कुछ दिन पहले भी अखिलेश यादव ने अपने कामों की एक बड़ी फहरिस्त जारी की थी और बताया था कि उन्होंने किस तरीके से काम किया जब उनकी सरकार थी। अगर सरकार दोबारा उनकी बनती उत्तर प्रदेश में तो वो और भी ज्यादा विकास करेंगे। उनका थीम सॉन्ग पिछली बार था कि काम बोलता है। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन इस वक्त चूंकि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित तौर पर ये सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिर इन 5 सालों में क्या काम किया गया। तो इससे पहले कि जनता के बीच में जाए, होमवर्क कर रही है भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से तमाम अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रांतों में। लखनऊ में भी लगातार बैठकें जारी हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने से लगातार बैठकें हो रही है। पहले संगठन के बीच में जो नाराजगी थी उसको दुरुस्त किया गया, सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित हो उस पर काम किया गया, और अब जो मौजूदा मंत्री और विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और उसमें बड़ी भूमिका संगठन के लोगों की होगी। संगठन के लोगों से भी फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सरकार और संगठन के बीच में जो समन्वय होना चाहिए था वो नहीं था, और इसी वजह से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता थे उनको कई बार लखनऊ आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में अलग अलग बैठकें करनी पड़ी। तो निश्चित तौर पर जो संगठन के लोग हैं उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। जो
मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनका भी कामकाज देखा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मैदान में जाएगी तो वो एक पर्चा तैयार करेगी, एक लिस्ट तैयार करेगी कि आखिर उनकी सरकार ने क्या क्या काम किए और उन्हें क्यों वोट दिया जाए। ये बात सही है कि इसमें राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा जिसकी चर्चा बार बार होती है कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रचार करती है वो ये कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। और आपको एक बात और बता दें कि बहुत बहुत जल्द ही राम मंदिर का निर्माण कार्य जो चल रहा है उसकी प्रगति आम लोग देख सकें, जो श्रद्धालु है वो देख सके, इसकी भी व्यवस्था जल्दी की जा रही ताकि आम लोग उससे कनेक्ट हो सके और ये उनको ये पता चल सके कि राम मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही है। न्यूज़ 24 ने ब्रेक भी की थी गौरव के हवाले से कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा विकास के अलावा वो राम मंदिर होगा। और जो चुनाव प्रचार सामग्री होगी उसमें तमाम तस्वीरें आपको नजर आएंगी, भगवान श्री राम से जुड़ी हुई, मंदिर से जुड़ी हुई और जो शिला पूजन हुआ उससे जुड़ी हुई आप देख पाएंगे। मैं आती हूं आपके पास और कुमार गौरव जल्दी से, क्या बीजेपी ने उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट अपना तैयार कर लिया है? देखिए विपनेश, जाहिर तौर पे बीजेपी का जो इस बार तैयारी है वो लगभग काफी एक साल पहले से शुरू हो गई थी। और अभी जो मुद्दा है, मेन जो टैगलाइन होगा बीजेपी का, इरादे ने काम अनेक, इस टैगलाइन के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी। लेकिन मुख्य तौर पे देखिए जो टिकट की चर्चा हम लोग कर रहे थे उस पे मैं आपको बताऊं कि आप याद कीजिए 27वें दौरे पे 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी बनारस गए थे। वहां मंच से उन्होंने कहा था कि यूपी में विकासवाद की सरकार चलेगी, भाई भतीजावाद की सरकार नहीं चलेगी। उसके बाद व्यवस्था देखिए, केंद्र सरकार में जो कैबिनेट रिसफल हुआ उसमें आपने देखा ओबीसी, एससी, एसटी कितने मंत्री बनाए गए, व्यवस्था के तहत बनाए गए, सबका स्वागत समारोह हुआ। बीजेपी बड़े स्तर पर उसको भुना रही है। लेकिन नारा क्या है? नारा है विकासवाद। कुल मिलाकर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या राम मंदिर हो, सारी सोशल इंजीनियरिंग को बीजेपी साधेगी और आखिरी में उसको विकासवाद की चाशनी में डुबोकर जनता के सामने परोस देगी। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है। आखिर में एक स्ट्रेटजी और बचती है जो आप कह रही हैं कि नेताओं का काम देखा जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस वक्त का फॉर्मूला बीजेपी पिछले कुछ सालों से बीजेपी में चला रही है। 30% टिकट काटती है, यानी युवा और नए लोगों को मौका देने के नाम पे 30% पुराने नेताओं के टिकट काटती है, जिससे कि जनता के अंदर यह मैसेज जाता है कि इन नेताओं ने काम नहीं किया है और पार्टी ने काफी ईमानदारी से इनका टिकट काटा है। तो विकासवाद की चाशनी मिलेगी सोशल इंजीनियरिंग के साथ और नए चेहरे मिलेंगे। और तीसरा टैगलाइन होगा इरादे ने काम अनेक। इन तीनों चीजों के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में जाएगी। जी ओके कुमार गौरव, आपने काफी अच्छे से समझाया। मैं लौट रही हूं और अब संजीव त्रिवेदी, ओवरऑल आपसे मैं जानना चाहूंगी हर पार्टी की कोशिश उत्तर प्रदेश में क्या हो रही है, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की या फिर बीजेपी की, आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्या वाकई में विकास का मुद्दा हावी रहेगा या फिर नजर पहले ब्राह्मण कार्ड खेला गया, फिर ओबीसी, फिर दलित वोट बैंक, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इन सबसे अलग नजर नहीं आती है उत्तर प्रदेश की राजनीति। देखिए, अभी तक दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश तो दिखाई पड़ रही हैं। दो धाराएं, और वो धाराएं इस तरह से अगर हम देखें तो पहली तो ये है कि जातीय आधार पर गोलबंदी जो है उसकी व्यवस्था की जा रही है। कहीं ब्राह्मण सम्मेलन दिखाई पड़ता है तो जैसा कि आज आपने बताया कि समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग का फिर सम्मेलन करने जा रही है। दलित सम्मेलन पहले हो चुके हैं। यानी कि जातिगत आधार पर गोलबंदी की जो पुरानी परंपरा है बिहार और उत्तर प्रदेश में, वो अपने तरीके से चल पड़ी है। और उसमें अग्रणी भूमिका जाहिर है कि जो जातीय आधार पर पार्टियां संगठित हुई थी, खासतौर पर मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, मंडल दौर के बाद, उसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो वो अपना एक काम शुरू कर चुकी हैं। अब उस धारा को काउंटर करने वाली दूसरी धारा है और वो है धारा भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरणों के आधार पर अपने आप को पूरी तरह से बेस नहीं करती है। हाँ, वो इस तरह के गठबंधन जरूर बनाती है क्योंकि वो शायद वक्त की जरूरत होती है, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि ध्रुवीकरण अगर जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भगवान राम के आसपास जो ध्रुवीकरण होता है उत्तर प्रदेश में वो चलता है। तो चलिए, एक पक्ष तो वो है, जैसा कि बताया भी गया कि हर पोस्टर पे और सारे हमारे जितने भी प्रचार होंगे उसमें
अयोध्या का राम मंदिर और भगवान राम के आसपास जो है प्रचार होगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो विकासवाद की बात की जा रही है, इसमें हमेशा से देखा ये गया है विपनेश कि करते क्या है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जब चुनाव आता है तो वो तय कर लेते हैं कि कितने लोगों को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, कितनों को मिलनी चाहिए। अब तक ये परंपरा रहती थी कि जो सिटिंग है वो गेटिंग है, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। वो आकलन करते हैं कि अगर हम अमुक नंबर का टिकट काट लेते हैं तो क्या होता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो मान ली जाती है कि उस व्यक्ति की थी, पार्टी की नहीं थी, और पार्टी दोबारा चुन के आ जाती है। और ये सक्सेसफुल फॉर्मूला है। आपने गुजरात में देखा 3 बार प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो वो चुन कर आए थे और वहां सबसे ज्यादा ये टिकटें काटी जाती थी। तो इससे क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाता है। शीर्ष स्तर पर आपने देखा है कि किस तरह से जेपी नड्डा और दूसरे नेता वहां पहुंचे हैं। आकलन हो गया है और तय हो गया है, मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं और उनकी बहुत बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, उनमें से बहुत के टिकट काटे जाएंगे और इस प्रकार एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जाएगा। विकासवाद का नारा अब से कुछ देर बाद देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर आने वाले हैं, उसकी अगली किस्त, और उसके बाद अयोध्या। ये तीनों को मिला करके उस जातीय गोलबंदी की जो धारा है उसको काउंटर करने की भारतीय जनता पार्टी की योजना दिखाई पड़ रही है। ठीक है संजीव, मैं लौटती हूँ, अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और राकेश त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही कि क्या इस बार जातिवाद के साथ साथ बीजेपी के लिए विकासवाद भी मुद्दा अहम रहेगा? नहीं, जातिवाद का मुद्दा तो उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव के बाद से ही समाप्त होता सा दिखाई दे रहा है। 2014 का चुनाव परिणाम, 2017 का चुनाव परिणाम, 2019 का चुनाव परिणाम और आने वाला 2022 का चुनाव परिणाम इस बात को स्थापित कर देगा कि उत्तर प्रदेश की जो इमेज लंबे समय तक बनी रही कि जाति आधार पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते जाते थे, जाति गठजोड़ बनाए जाते थे, मजहबी समीकरण साधे जाते थे, अब ये उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस ओर बहुत तेजी से गति से आगे बढ़ चला है, क्योंकि हमने देखा है 2019 में किस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया था कि बुआ और बबुआ का गठजोड़ बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से पराजित हो जाएगी। लेकिन यह गठजोड़ पूरी तरह से खारिज हुआ। उत्तर प्रदेश में 64 लोकसभा संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथ हमने जीत लिए थे। देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आज जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री जी देश भर के किसानों को सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए उनके खाते में भेजने का काम करेंगे और उसी समय हम हेल्थ वॉलंटियर्स बना करके कि तीसरी लहर अगर आती है तो हम उसके लिए हेल्थ वॉलंटियर्स पहले से तैयार करें। एक भी राजनीतिक दल बतावे जिसके पास इस प्रकार की कोई योजना हो कि आने वाली किसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए चुनाव छोड़ करके सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए किसी विषय पर किसी राजनीतिक दल ने कोई तैयारी की हो। केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने कोरोना जैसे विषय पर भी अपने राजनीतिक दायित्व का उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। राजनीतिक दल का मतलब केवल चुनाव लड़ना, वोट पाना, जातीय गोलबंदी करना केवल इतना नहीं है। हम जब तक सामाजिक सरोकारों के साथ नहीं जुड़ेंगे, समाज के समस्याओं के साथ साझा नहीं करेंगे, उनके दुख दर्द में साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक किसी राजनीतिक दल का जनाधार नहीं बढ़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मर्म को समझ लिया है। भारतीय जनता पार्टी इस मर्म के साथ काम करती है और इसी कारण से हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में 300 प्लस के नारे को हम फिर इस बार दोहराने जा रहे हैं। 2017 में जो हमारा जीत का आंकड़ा था, हम उस आंकड़े को इस बार तोड़ने जा रहे हैं, उससे बड़ा रिकॉर्ड खड़ा करने जा रहे हैं। ये जाति और जमात में उलझे हुए लोग, अब मैंने सुना है कि बहुजन समाज पार्टी अब क्षत्रिय सम्मेलन करने जा रही है। पहले ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी, अब क्षत्रिय सम्मेलन की तैयारी कर रही है। जो पहले नारे दिए थे उन्होंने तिलक तराजू और तलवार वाले, अब उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। कितना भी प्रायश्चित करें, जाति जमात की अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं देखिए केंद्र में हमने पिछड़ों को जगह दे दी, हमने अगड़ों को जगह दे दी, हमने ओबीसी को जगह दे दी, तो आपने भी ये गिनाया, जाति के आधार पर ही गिनाया ना आपने, तो इसमें दूसरी पार्टियों पर आप उंगली उठा रही है, कितना ठीक है? अगर वो सम्मेलन कर रही है तो ऐतराज क्यों? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कहा है। अच्छा, ओके, चलिए डॉक्टर अजीज खान, कैसे लड़ेंगे 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से आप, योगी से आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने आप में समाहित कर लिया है, कैसे लड़ेंगे आप? देखिए विप्लेश जी, ऐसा है कि अभी राकेश त्रिपाठी जी को मैं सुन रहा था, कह रहे साहब मैं जातिगत बात नहीं करता, मैं सामाजिक न्याय की बात नहीं करता। अरे साहब, सामाजिक न्याय की बात आप नहीं करेंगे, आप किसकी बात करेंगे? आप सामाजिक न्याय को आधार बना करके आप 2017 में आए, 2014 में आए, 2019 में आए, आज आप मुकर रहे हैं। पहली बात, आज आप कह रहे हैं कि साहब जातीय जनगणना जो मैंने कराया था 2011 में, साहब उसको मैं घोषित नहीं करूंगा, जबकि 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा था तब इसका आंकड़ा हम जल्द घोषित करेंगे। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जल्द घोषित करेंगे, और वो घोषित करना तो छोड़िए आप,
2021 में जो जनगणना होने जाती है वो कॉलम आपने हटा दिया। आप सामाजिक न्याय कैसे देंगे? खैर कोई बात नहीं, ये कहीं ना कहीं ये आपका एक झूठा वादा है। दूसरी बात, और झूठ तो आप लगातार बोल ही रहे हैं, चाहे वो संसद हो, ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला। विपनेश जी आप देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष महोदय इनके बोल रहे सब महंगाई उत्तर प्रदेश में नहीं है। इससे बड़ा झूठ इस सदी का नहीं हो सकता है। आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि सीएमआई के मुताबिक आप समझिए कि जो बेरोजगारी है 2018 में 5.92 थी उत्तर प्रदेश में, और 2019 में डबल होकर के 9.97 हो गई। ये बेरोजगारी दर है। चुनाव इस पे हम लड़ेंगे। दूसरी बात, अब आप जीडीपी देखिए, उत्तर प्रदेश का जीडीपी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ये 6.9 थी 2017 में, 2020 में 5.6 आ गई। आप देखिए महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। कोरोना में किस कदर लाशें दफनाई नहीं जा सकी, बह गई गंगा में, ना बेड दे पाए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हॉस्पिटल नहीं दे पाए। सवाल इस बात का है कि केवल बूथ मैनेजमेंट करके, आप बूथ मैनेजमेंट करके बड़े बड़े नेताओं का दौरा लगा करके उत्तर प्रदेश में आप चुनाव जीतना चाहते हैं। जो ख्वाब 2017 में आपने दिखाए थे लोगों को, और एक भी पूरा नहीं किया, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वही नेताओं को दौरा करा के आप फिर ख्वाब दिखाना चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश में, आप ये कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं कि जो नेता, तो ये जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, ये किसने कराया है फिर? विपनेश जी, मैं वही कह रहा हूं, जो नेता आज बड़े बड़े दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अगर यही नेता कोविड काल में कर देते तो शायद ये जो लाखों मौतें हुई हैं, ये मौतें ना हो पाती। लेकिन चुनाव में व्यस्त है वेस्ट बंगाल में। अब हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये भी साहब उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए। आज बूथ मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीता जा सकता, दिलों के रिश्ते से चुनाव जीता जा सकता है। गौरव कपूर जी, कोई काट है बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के पास 2022 में? रोकेगी उनको, क्योंकि जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। ये 100 विधायक क्या बदले, ये 300 विधायक भी बदल के नया चेहरा लॉन्च कर दें यहाँ पर, चाहे वो शर्मा जी का, चाहे वो मौर्य जी का, चाहे योगी जी का, जिसका भी लॉन्च कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है, और पूरी इनकी गवर्नेंस वो कोरोना के दूसरी लहर में देख चुकी है। इसलिए हर हालत में 2022 में भाजपा को यहां से नकार दिया जाएगा। और जहां तक देखिए कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारा संगठन पहले कमजोर था, पर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने बहुत मजबूत संगठन बनाया है। ऑलरेडी हम लोग अपने घोषणा पत्र पर काम कर रहे हैं, आज से नहीं 6 महीने से। और सबने देखा कि कोरोना के वक्त जो परेशानियां आई, उसमें सबसे ज्यादा यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी फाउंडेशन, यही सबसे ज्यादा काम किया, जमीन पे काम किया, लोगों की मदद की। तो आप ये मान के चलिए कि 2022 में नहीं, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी की राह पे चल रही है। जातिवाद का मुद्दा कांग्रेस का अहम रहने वाला है। बीजेपी का कहना है कि दोनों पार्टियों की राह पर आप चल रहे हैं, तीनों की राह कुछ अलग नहीं है, एक जैसी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भारत के हर एक जने का वोट मांगती है और काम करके मांगती है। हमने ही इस देश को बनाया है यहाँ तक। जितना भी लोगों ने उसके आगे काम किया, उसका बेस, उसका फाउंडेशन, चाहे वो राजीव गांधी जी की टेक्नोलॉजी हो, जिसको आज मैं इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा हूँ, वो एक एक चीज कांग्रेस पार्टी की नीतियां ही हैं। और उसी को, वही नीतियां लेके, अच्छे काम की नीति लेके हम लोग नहीं। गौरव जी, बीजेपी ये भी कह रही है कि पहले केंद्र से 1 रुपया आता था, वो पूरा नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब पूरा 1 रुपया लखनऊ पहुंचता है केंद्र से। मैं इस पर जवाब लूंगी, एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा आगे भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।